हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्या के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बीच डिफरेंस क्या है, इंडिया कौन से तरीके को फॉलो करता है और यूनाइटेड स्टेट्स किस तरीके को फॉलो करता है। दरअसल जुडिशरी में इसका कितना इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक ऐसा प्रावधान है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर द जुडिशियरी वर डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एग्जामिन्स ओनली द सब्सटेंशियल क्वेश्चन, दैट इज वेदर द लॉ इज विद इन द पावर्स ऑफ द अथॉरिटी कंसर्न्ड और नॉट। देखिए, नाम से ही आपको पता चल सकता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ यानी कि लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं, जो एक्ट्स वगैरह पार्लियामेंट पास करते हैं, कोर्ट्स जो है बस इतना ही सवाल करते हैं या फिर इतना ही इंक्वायर करते हैं क्या विद इन दैट एक्ट ये जो है, जो कोई भी काम किया गया है यानी कि कोई एग्जीक्यूटिव या फिर कोई अथॉरिटी ने जो काम किया है, क्या ये लॉ के अंदर आता है या ये इस एक्ट के परव्यू में वो आता है या नहीं। इससे आगे जो है वो आगे नहीं बढ़ते, यानी कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन से ही डील करते हैं। बस इतना कि वेदर जो लॉ है वो विद इन द पावर ऑफ अथॉरिटी कंसर्न है या नहीं, बस इतना जानना कि लॉ में इसके प्रावधान है या नहीं, या फिर उस लॉ को इतनी अथॉरिटी दी गई है या नहीं कि वो स्पेसिफिक काम करें। तो बहुत ही एक नैरो वर्जन है ये जुडिशरी का। वहीं पर अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात करें, द जुडिशरी व्हाइल डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ examines both the substantive question, that is whether the law is within the powers of the authority concerned or not, as well as the procedural grounds of being unreasonable। यानी कि महज substantive questions नहीं, उसके आगे भी बढ़ते हैं कि भाई तुमने ट्रांसग्रेस किया तो है, किस लिए किया हुआ है। यानी कि एक अथॉरिटी है, एक क्वेश्चन करने की अथॉरिटी दी जा सकती है कि प्रोसीजरल बेसिस पर भी, यानी कि कैसे किया तुमने, किस लिए किया, यहाँ पर तुम्हें अधिकार किस तरीके से दिए गए हैं, यानी कि एक सवाल करने का एक एडिशनल जो है एक पावर दिया जाता है, यानी कि एक ड्यू प्रोसेस। देखिए, बस इतना याद रखिएगा कि लॉ देने में जो कोई भी ज़रूरत है, जो प्रोसेस नेचुरली लगता है, उसे फॉलो किया जा सकता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में कोर्ट नहीं कर सकता, जुडिशरी नहीं कर सकती। एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया गया है, उसके तहत ही काम करना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल जस्टिस हम कहते हैं, कई बार नेचुरल जस्टिस का डॉक्ट्रिन इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में उस नेचुरल जस्टिस को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन वो सब्सटेंटिव नहीं होता, यानी कि क्या लॉ के तहत है या फिर हमें किस तरीके के गाइडलाइंस दिए गए हैं या फिर लॉ को ट्रांसग्रेस किया है या नहीं। यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है कि किस लिए किया गया है, क्या ये जस्टिसेबल है या नहीं। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में इस तरीके से नहीं होता, बस इतना सवाल किया जा सकता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अथॉरिटी में है या नहीं। इट इज़ नैरोअर दैन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन स्कोप। जाहिर सी बात है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बहुत नैरोअर है व्हेन कंपेयर्ड विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इट गिव्स वाइड स्कोप टू सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है सिटीजन को उसके हक और अधिकार दिलाने में, लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में नहीं कर सकता। उसे लॉ के परव्यू में ही होना है, उस स्पेसिफिक एक्ट या फिर उस स्पेसिफिक लेजिस्लेशन से ही चलना पड़ेगा। The judiciary is not expected to go into the question of its reasonableness, suitability और policy implications। जैसे कि अभी मैंने कहा कि नैरोअर है, हद से ज़्यादा जुडिशरी बढ़ नहीं सकती। एक स्पेसिफिक उन्हें जो है एक मॉडल दिया जाता है जिसके तहत उन्हें फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एविडेंस एक्ट की जब हम बात करते हैं तो चाहिए कि आप एविडेंस पर एक्ट करें। यहाँ पर जज ये नहीं कह सकते कि भाई मैं एविडेंस को नहीं देखूंगा। यहाँ पर जस्टिस की बात है। अग्रेस जो हुआ गया है, ट्रांसग्रेस जिसके खिलाफ गया है, वहाँ पर क्लियरली देखा जा रहा है कि भाई ही इज़ द वन हु हैज़ बीन पनिश्ड अननेसेसरली या फिर ही इज़ द वन हु इज़ फुलफिलिंग द पेन, तो चाहिए कि मैं उसे जस्टिस दूँ। यहाँ पर वो नहीं कह सकते, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो कह सकते हैं। द जुडिशरी इज एक्सपेक्टेड टू गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ इट्स रीजनेबलनेस, सूटेबिलिटी एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पर फ्रीडम दिया गया कि वो सवाल पूछ सकते हैं। वो जो है जुडिशरी जो है जस्टिस देने में जो है अपना प्रोसेस फॉलो कर सकती है, अपने खुद के जो माइंडसेट को जो है वो फॉलो कर सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड दिस डॉक्ट्रिन टू बी फॉलोड बाय जुडिशरी। तो आपका सबसे बड़ा डाउट जो था वो यही था कि इंडियन जुडिशरी प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करती है, नेचुरल जस्टिस वगैरह यहाँ पर नहीं चलता। इसीलिए तो एविडेंस मांगते हैं सबसे पहले। एक बहुत ही क्लियर कट हमें पिनल कोड दिया गया है, आईपीसी दिया गया है, सीआरपीसी दिया गया है, जिसके तहत ही जजमेंट्स वगैरह देते हैं। उसी के प्रोसीजर के तौर पर जो है इंडियन जुडिशरी काम करती है। इसीलिए जो है एज ऑफ 2020 लगभग 3 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडिंग पर हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स द बेस्ट एग्जाम्पल, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस दिस डॉक्ट्रिन टू बी फॉलोड बाय जुडिशरी।
तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। दुनिया में सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कंट्री का है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्री का है, एंड दैट इज बिकॉज इट फॉलोज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यूके का भी जो है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ है। यूके में पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन है। यूके का सुप्रीम कोर्ट भी जो है कुछ भी नहीं कर सकता अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट वगैरह पास करता है। तो इंडिया में भी इसी तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। तो सुप्रीमसी जो है इंडिया में भले ही पब्लिक में हो, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स क्लियरली है, यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर तीनों जो है वो एक दूसरे के खिलाफ चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह काम करते हैं। यहाँ पर कोई सुप्रीम नहीं है, जैसे भले ही वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेटिव हो, तीनों मिलकर काम करते हैं तभी स्टेट चलता है। तो ये फर्क था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।